Question number 14. A rod of length L is pivoted at one end and is rotated with a uniform angular velocity in a horizontal plane. Let T1 and T2 be the tension at points L by 4 and 3L by 4 from the pivoted ends. मतलब ये जो डिस्टेंस है ये पिवोटेड एंड से हमें मेजर करना है. ओके, T1 और T2 में हमें रिलेशन बताना है. देखो, इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते. जब हम लोग सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट वहां पे मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा. यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस करके हम बता सकते हैं कि कहाँ पे टेंशन ज्यादा होगा और कहाँ पे टेंशन कम होगा. ओके, तो सपोज दिस इज द रॉड. ओके, और ये जो रॉड है ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है. करेक्ट. अब यहाँ पे दो जगह अलग अलग टेंशन है. अगर जो यहां से L बाई 4 डिस्टेंस पे मेजर किया जाए, दिस इज L बाई 4, तो यहां पे टेंशन है T1. करेक्ट. और दूसरा क्या है, एट अ डिस्टेंस 3L बाई 4 हमेशा जो मेजर करना है वो पिवोटेड एंड से, पिवोटेड मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से. सो दिस इज 3L अपॉन 4. करेक्ट. यहां पे आ जाएगा T2. करेक्ट. अब आप ऐसा समझो, जो T2 होगा, इस डायग्राम को आप दोबारा भी पूरा कॉपी कर सकते हो, और ऐसे समझो कि जो T2 होगा वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. ऐसे देखो, पहले हम T2 की एनालिसिस करते हैं. अगर जो मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं. तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट, क्या ये पार्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. करेक्ट. ये जो पार्ट आप देख रहे हो दिस इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इसको कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, T2. क्लियर है ये लॉजिक. दिस इज T2, मतलब T2 जो है वो इस पार्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. करेक्ट. नेक्स्ट, अब यदि मैं इस पार्ट की बात करूं, यहां से लेके यहां तक, इस पार्ट की, तो क्या ये पूरा का पूरा जो पार्ट आप देख रहे हो, क्या ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट क्या ये भी रोटेशन कर रहा है. यस. तो इस पार्ट को कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. ओके, ये क्वेश्चन है हमारा. तो आंसर क्या है, T1. ओके, तो दिस इज T1. इसका मतलब देखो, T2 ने सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, लेकिन T1 ने इस पार्ट को तो किया ही किया, साथ में इसने कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को भी और किया, इतने पार्ट को एक्स्ट्रा कर रहा है. लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस. कैलकुलेशन अभी इस मोमेंट पे एग्जैक्ट नहीं कर सकते. तो मेरा कहना यह है कि जो T2 है उसने इस पार्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, लेकिन T1 ने इस पूरे पार्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया. अब आप ये मत सोचना कि सर ये बीच में T1 भी तो लग रहा है, तो वो इंटरनल बन के कैंसिल हो जाएगा. इस पूरे पार्ट को ऑब्जर्व करो, इस पूरे पार्ट पे एक ही फोर्स है, दैट इज T1. मतलब T1 इस पूरे के पूरे पार्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जबकि T2 सिर्फ उसके एक छोटे से पार्ट को प्रोवाइड कर रहा है. इसका मतलब T1 क्या होगा, T1 विल बी मोर देन T2. करेक्ट. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए. ओके. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15.
A simple pendulum having a bob of mass m is suspended from the ceiling of a car used in a stunt film shooting. देखो, एक सिंपल पेंडुलम है और उसका जो बॉब है उसे हमने सस्पेंड कर दिया, ओके, फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार. ओके, द कार मूव्स अप along an inclined cliff at a speed v and makes a jump to leave the cliff and lands at some distance. तो कार ने क्या किया, एक क्लिफ से जंप लगाया विद स्पीड v. ओके, मेक्स अ जंप एंड लीव द क्लिफ. क्लिफ को उसने छोड़ दिया, मतलब ये हवे में रहेगा. ओके, लेट r be the maximum height of the car from the top of cliff. Find the tension in the string when the car is in air. तो देखो, ये रेडियस वेडियस से फालतू का चक्कर है. अगर जो आप ऐसे समझो, जब कार हवे में रहेगा, ओके, व्हेन कार इज इन एयर, हो क्या रहा है देखो, ये कार है, कार ने यहां से जंप लगाया और फिर कार यहां से ऐसे हवे में उड़ रहा होगा. करेक्ट. तो जब कार हवा में होगा तो इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है. कौन सा? इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, mg. मतलब इस कार का एक्सेलरेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ g के इक्वल. ओके, सो व्हेन कार इज इन एयर, ऐसे लिख लो, व्हेन कार इज इन एयर, जब कार हवा में होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, आप ये लिख लेना, इस पे सिर्फ फोर्स mg लगेगा. मतलब इसका एक्सेलरेशन देखो, ये मूव कैसे भी कर सकता है. जैसे बॉल को फेंकते हो ना आप, तो हमेशा उसका एक्सेलरेशन g के इक्वल ही होता है. सो व्हेन कार इज इन एयर, इट इज इन फ्री फॉल स्टेट. इट इज इन फ्री फॉल करेक्ट. कार के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सबकी कार में जो पैसेंजर होगा उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, सीट्स की कुछ वेलोसिटी होगी, सिमिलरली पेंडुलम का जो बॉब है उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, और सबकी वेलोसिटी सेम है. मतलब रिलेटिव वेलोसिटी देखा जाए कार के रिस्पेक्ट में तो सबके सब रेस्ट पे हैं. कार में मान लो दो ड्राइवर है, एक ड्राइवर दूसरे को देखेगा तो उसको लगेगा कि अच्छा ये भी रेस्ट पे है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से क्या मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉब विथ रिस्पेक्ट टू कार इज जीरो? यस. मतलब अगर जो बॉब को देखा जाए तो वो रेस्ट में है, करेक्ट, कार के रिस्पेक्ट में. नेक्स्ट, एक्सेलरेशन अगर जो देखा जाए बॉब का, ओके, या फिर आप फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो या यहां से डायरेक्टली आंसर भी बता सकते हो. जैसे मान लो एक एलिवेटर है, सपोज दिस इज एन एलिवेटर, और इस एलिवेटर में ब्लॉक रखा है. ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम लोगों ने पहले किए रहते हैं. तो यदि इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए हो जाए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ओके, इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन नीचे हो जाए तो कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा? तो आप क्या करोगे, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे. नीचे क्या लगेगा बताओ? mg. ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल. एक्सेलरेशन क्या है नीचे की तरफ? a. f इज इक्वल टू एम ए अप्लाई कर दो, ओके, नीचे की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम करके. दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू mg माइनस a, सॉरी mg माइनस ma. इफ a इज इक्वल टू g, मतलब ये एलिवेटर फ्री फॉल स्टेट में आ जाए, दिस इंप्लाइज नॉर्मली जीरो, मतलब हमें वेटलेसनेस की फीलिंग आती है. ओके, अगर जो मैं एलिवेटर में हूं और एलिवेटर फ्री फॉल हो रहा है तो यहाँ पे वेइंग मशीन पे मैं खड़ा हो जाऊं तो वेइंग मशीन क्या दिखाएगा? जीरो वेट. करेक्ट. उसी प्रकार से अगर जो इसमें मैं एक बॉब को भी बांध दूं, एक बॉब को ऐसे बांध दूं, तो क्या टेंशन उसमें जीरो हो जाएगा? समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ पे बॉब को बांधे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम जीरो. जैसे नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया. ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कार हवे में होगा तो कार क्या है? फ्री फॉल स्टेट में. ओके,
और फ्री फॉल स्टेट में है तो इसके अंदर अगर जो आपने एक पेंडुलम बांध के रखा है, ओके, अगर जो एक पेंडुलम बांधा है तो उसमें टेंशन जीरो होगा। अगर जो आप पूरा प्रॉपर तरीके से लिखना चाहते हो, देयरफॉर इन फ्रेम ऑफ कार, फ्रेम ऑफ कार बॉब इज एट रेस्ट। करेक्ट, ये तो बड़ा ही सिंपल कंक्लूजन है। इसका मतलब जो कार का एक्सेलरेशन है वही बॉब का भी एक्सेलरेशन, देयरफॉर बॉब इज आल्सो इन फ्री फॉल स्टेट। बॉब इज आल्सो इन फ्री फॉल स्टेट। करेक्ट, बॉब भी फ्री फॉल स्टेट में है, मतलब बॉब का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। आप चाहो तो बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, ऊपर टेंशन, नीचे mg, और इसका एक्सेलरेशन कितना है बॉब का, नीचे की तरफ। तो जब आप सॉल्व करोगे F इज इक्वल टू एम ए लगाओगे तो mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज टेंशन, टेंशन इज mg माइनस एम ए, दैट इज ए की वैल्यू क्या है, g के इक्वल, mg माइनस mg विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो जो ड्राइवर कार में बैठा होगा उसके ऊपर भी नॉर्मल फोर्स जीरो लगेगा। ओके, सब कुछ नीचे गिर रहा है, ऐसे समझो। तो जो ड्राइवर होगा या जो पैसेंजर्स कार में बैठे होंगे उनके ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, जीरो के इक्वल। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट 16, let theta denote the angular displacement of a simple pendulum oscillating in a vertical plane। याद रखिएगा इस टर्म को, जो मोशन हो रहा है वो वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। ओके, वर्टिकल प्लेन मतलब mg उस फिगर में नीचे की तरफ ड्रॉ होगा। If the mass of bob is m, then tension in the string is mg cos theta। बोल रहा है कि अगर जो बॉब का मास m है तो टेंशन mg cos थीटा कब होगा, तो बोल रहा है ऑलवेज, बी बोल रहा है नेवर, सी बोल रहा है एट एक्सट्रीम पोजीशन, डी बोल रहा है एट मीन पोजीशन। ओके, देखो बच्चों, ये है बच्चों एक बॉब। करेक्ट, और ये जो लाइन आप देख रहे हो, दिस मेक्स एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। करेक्ट, यहाँ पे एंगल वर्टिकल के साथ कितना है, थीटा के इक्वल। ये मैं बाकी रेस कर देता हूँ, दिस इज द वर्टिकल सर्कल, ये जो आप प्लेन देख रहे हो दिस इज वर्टिकल सर्कल। ओके, अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे बॉब मान लो यहां से लेके यहां तक ऑसिलेट कर रहा है, बॉब का एक्सट्रीम पोजीशन ये है, सिमिलरली ये यहाँ पे इस तरफ आएगा यहां तक, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी होती है जीरो, क्यों, क्योंकि बॉब यहां जा रहा है, फिर यहाँ के बाद इसे टर्न लेना है, टर्न लेना है मतलब वेलोसिटी अपना डायरेक्शन क्या करेगा बच्चों बताओ, चेंज करेगा। वेलोसिटी को अपना डायरेक्शन चेंज करना है, तो जब चेंज करना है तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे बॉल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो, उसी प्रकार से क्या होता है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ द बॉब विल बी जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन या फिर मीन पॉइंट भी बोलते हैं कभी कभी। ओके, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो नहीं होता। सिंपल ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे जब बॉब आएगा तो इसकी वेलोसिटी हो सकती है लेफ्ट में या फिर राइट में, डिपेंडिंग किधर से ये आ रहा है। ओके, तो यहां पर भी बॉब को इस पोजीशन में जो आप देख रहे हो ना, इस पोजीशन में भी बॉब के पास कुछ होगी वेलोसिटी। करेक्ट, आप कहीं भी वेलोसिटी अज्यूम कर सकते हो,
दिस इज वेलोसिटी v। सॉल्व्ड एग्जांपल में भी हमने ये किया था। तो यदि इसकी वेलोसिटी v है, टेंजेंशियली होगी, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ओके, सो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac। ओके, अब आ जाओ हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, बॉब पे नीचे क्या लगेगा, याद रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने पाथ दिखाया है, यहाँ पे कोई कुछ है नहीं। ओके, तो देखो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, एक लगेगा mg और एक लगेगा टेंशन। ओके, अब हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। किस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं बच्चों? अलोंग एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। देखो इसका एक्सेलरेशन किधर है? अलोंग द स्ट्रिंग। तो फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। ओके, मुझे पता है कि ये एंगल थीटा है। देखो टेंशन जो है ना, टेंशन इज ऑलरेडी अलोंग द स्ट्रिंग, मतलब mg के दो कंपोनेंट्स हम लोग लेंगे। ओके, ये जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या आता है? उस तरफ आता है कॉस कंपोनेंट। so this is mg cos theta and this is mg sin theta। टेंशन को mg cos theta बैलेंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन भी तो है। ओके, तो आप चाहो तो एक बार इस चीज को मार्क भी कर सकते हो। देखो मैं साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। देखो ये बॉब है, इस बॉब का एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ऐसा, कितना होगा? v²/r। ओके, अब बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम भी दिखा देते हैं। ये यहाँ से mg को ऐसे कैंसिल कर दो ताकि पता चल जाए कि mg के हमने कंपोनेंट लिए हैं। अब मैं टेंशन को और mg cos थीटा को बैलेंस नहीं करूंगा, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करके F = ma लिखूंगा। तो टेंशन पॉजिटिव हो जाएगा, mg cos थीटा होगा नेगेटिव। ओके, और AC जो है वो भी हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ F = ma अलोंग रेडियल डायरेक्शन। तो T is positive, mg cos theta is negative, this is equal to MAC। AC कितना होता है? mv²/r। करेक्ट। तो यहां से टेंशन कितना आ जाएगा? टेंशन विल बी इक्वल टू mg cos theta प्लस mv²/r। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेंशन mg cos थीटा के इक्वल है, प्रॉब्लम में बोल रहा है। इन प्रॉब्लम देखो ये रिजल्ट आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते थे, ऑलरेडी हमने ये डिराइव कर रखा है। ओके, सो इन प्रॉब्लम में क्या मेंशन किया गया है? टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा। टेंशन mg cos थीटा के इक्वल कब होगा? जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। ओके, जब वेलोसिटी जीरो होगा तभी तो टेंशन mg cos थीटा के इक्वल होगा। वेलोसिटी जीरो कहाँ होता है? अभी मैंने आपको सिखाया था, एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन विल बी करेक्ट आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखो ऐसा नहीं है कि कभी ये mg cos थीटा के इक्वल नहीं होगा, तो ये हो गया गलत। हमेशा भी इक्वल नहीं होगा, नेवर, ऐसा भी नहीं है। एक्सट्रीम पोजीशन पे इक्वल होगा, मीन पोजीशन पे ये इक्वल नहीं होगा। ओके,